अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं जी कैफ वन का। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में पहला सवाल आपको मैंने कल करवाया था, कोई मसला पहले सवाल में है तो बताएं। अच्छा, दूसरा सवाल करते हैं फिर देखते हैं। सुने जी, नजर रिवीजन करा दूं। मैंने आपको कहा था कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। इसको अकाउंटिंग से हटकर जरा सोचें। आप अपना पुराना एक एसेट लेकर आप बाजार जाते हैं और दुकानदार को जाके कहते हैं कि आप मेरा ये पुराना एसेट रख लो और मुझे नया एसेट दे दो। अब नए एसेट को लेने के लिए बदले में आपने अपना पुराना एसेट दिया और कुछ कैश पे भी किया। नॉर्मली कैश पे ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में आप अपना पुराना एसेट देकर नया एसेट खरीदें तो कैश पे ही कर रहे हो। कभी कभी, बहुत कम लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका एसेट जो है वो तगड़ा हो, एक्सचेंज करते हुए आप जो एसेट लें वो तगड़ा ना हो, तो फिर बदले में कुछ पैसे आ भी सकते हैं। तो ये को रट्टा नहीं लगा लेना कि कैश पेड ही होगा, लेकिन 99% ट्रांजेक्शन जो आपके सामने आएंगी उनके अंदर ये कैश पेड की फिगर ही हुआ, कैश पेड ही होता है एक्सचेंज में। ठीक है, तो आपने अपना एक पुराना एसेट, नया एसेट खरीदने गए, नए एसेट की कीमत सारी पे नहीं की, बल्कि नए एसेट को खरीद के आपने कुछ कैश पे कर देना होता है और कुछ पुराने एसेट को बदले में दे देना होता है, वो कुछ वैल्यू अपनी लगवा लेता है। ठीक है, अब ये चीज मुख्तलिफ है, एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन मुख्तलिफ है सिंपल रिप्लेस से। क्या मतलब? आप पुराने एसेट का डिस्पोजल अलग और नए एसेट का एडिशन अलग नहीं ले सकते इस ट्रांजेक्शन के अंदर, वरना ये एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन रहेगी ही नहीं। वरना ये वही सब कुछ हो जाएगा जो आप पिछले कई दिनों से, एक हफ्ते से पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने सिंपल एडिशन भी करना सीखा हुआ है, एसेट खरीदने पे एसेट अकाउंट को डेबिट कर दो। आपने सिंपल डिस्पोजल भी सीखा हुआ है, वो 4 स्टेप्स किए थे हमने। तो एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसके अंदर एक्सचेंज अलाउंस होता है। क्या होता है जी? एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस, कल बताया था। ये वो कीमत है जो हमारे पुराने एसेट की लगाई है दुकानदार ने। क्या मतलब? हमारा पुराना एसेट जो है वो पैसे लाकर नहीं दे रहा, हालांकि हमारे बिजनेस से जा रहा है, पर उसके बदले में हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जो नया एसेट है उसकी कीमत को कम करने में उसने हेल्प कर दी। जैसे कल वाले सवाल के अंदर हमने नया एसेट खरीदा था 50,000 वाला, लेकिन हमने इसके 50,000 पे नहीं किए थे, बल्कि हमने 48,800 रुपया पे किया था। क्यों? क्योंकि हमने अपना पुराना एसेट भी साथ दिया था जिसकी वैल्यू दुकानदार ने 1200 लगाई थी। तो पुराना एसेट 1200 रुपए नहीं लाकर देता, बल्कि वो नए एसेट की कीमत में से 1200 रुपए कम करवा देता है। ये है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की निशानी क्या है? एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस का होना। क्या मतलब? पुराना एसेट कैश लाकर नहीं देता, बल्कि पुराना एसेट नए की वैल्यू के अंदर कुछ कमी करवा देता है और पुराने एसेट की कोई ना कोई वैल्यू दुकानदार लगा देता है। तो इन दोनों को आपने अलग अलग नहीं लेना। पुराने का जाना अलग रिकॉर्ड हो रहा हो, नए का आना अलग रिकॉर्ड हो रहा हो, ऐसा नहीं करना। एज अ होल ये एक ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर पुराना एसेट जा रहा है और उसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा है नया एसेट आ भी रहा है, और रिजल्टेंटली कुछ कैश पे हो रहा है और गेन लॉस वहां से भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमने स्टेप्स अपने वही परफॉर्म किए थे। हमने कहा था जी सब स्टेप 1 तो वही है, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दो जाने वाले एसेट की कॉस्ट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इस एसेट की, जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड को क्या कर दो? डेबिट कर दो। अब ये वही डिस्पोजल के पहले 2 स्टेप्स थे जो सिंपल डिस्पोजल में हम करते आ रहे हैं। तो एसेट गया है तो ये 2 स्टेप्स तो वैसे ही होने थे। ठीक है, स्टेप 3 के अंदर जो हम कैश रिकॉर्ड करते थे उसमें मैंने कहा सवाल से पूछ लेना, सवाल से पढ़ लेना, सवाल में से कि आप कैश को पे कर रहे हो इस ट्रांजैक्शन में या रिसीव कर रहे हो। अब सादा सी बात है, 50,000 का नया एसेट ले रहे हैं और पुराने एसेट की जागते रहो भाई, पुराने एसेट की वैल्यू दुकानदार ने 1200 लगाई है, तो 50,000 वाली चीज खरीदने जा रहे हो, पुरानी चीज की वैल्यू 1200 लग रही है, तो कैश पे करके आओगे या रिसीव करोगे? तो रिजल्टेंटली कैश ये हुआ था, पे हुआ था। ठीक है, तो स्टेप 3 में कैश को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। हमने कल ये सीखा था, कैश क्रेडिट हो गया, कैश पे किया ना तो कैश क्रेडिट हो गया। अब स्टेप 4 में जो बैलेंसिंग फिगर निकालते थे गेन लॉस की, वो बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले एक नया स्टेप ऐड हुआ था। वो कौन सा स्टेप था जी? क्योंकि मैंने आपको कहा ये ट्रांजैक्शन एज अ होल कंप्लीट ट्रांजैक्शन तब बनती है जब पुराने का जाना इसी ट्रांजैक्शन में साइमल्टेनियसली नए का आना भी रिकॉर्ड हो। तो ये एक नया स्टेप ऐड हुआ था हमारा, स्टेप 4, और जो गेन लॉस वाला स्टेप था वो 5th पॉइंट पे चला गया था, 5वें नंबर पे चला गया था, और एंड पे क्या निकल आया था जी? गेन या लॉस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में अब कोई मसला है तो बताएं, वरना मैं फिर दूसरा सवाल जो होमवर्क में दिया था वो सॉल्व करवाऊं और तीसरा सवाल जो होमवर्क में नहीं दिया था वो सॉल्व करूं। इसमें कोई मसला नहीं है? चले 42 करते हैं। अब क्वेश्चन सेम था, ठीक है, बस थोड़ी सी उसकी डिफरेंसेस थे। ठीक है, ऑन यकम 12/12 वी एक्सचेंज 2 ओल्ड कार्स विद अ न्यू कार। ये मुमकिन है
क्या ऐसा मुमकिन है कि हम 2 पुरानी कारें देकर एक नई कार लें? इसकी इजाजत ही नहीं है? आप 200 न्यू कार्स ले लें एक देकर, या 200 पुरानी कारें देकर एक नई ले लें, प्लास्टिक की कारें बेच के लोहे की कार ले लें। बात समझ रहे हैं? एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ एक एक एसेट ही हो। ऐसी कोई मिसकंसेप्शन अपने दिमाग के अंदर नहीं बिठा लेनी आपने। जितने मर्जी एसेट जिस तरफ मर्जी हो पड़े, आप 10 एसेट्स देकर 10 कारें देकर एक नई कार ले लो, आप 10 नई कारें ले लो एक पुरानी कार देकर, कोई ठीक कार पड़ी थी आपके पास, कोई मसला नहीं है यार। जरूरी नहीं है कि ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में दोनों तरफ एक एक एसेट ही हो, ठीक है? तो 2 पुरानी कारें आपने दी और एक नई न्यू कार आपने ले ली, ठीक है? कोई मसला नहीं, ठीक है? बस ये ध्यान रखना कि ये 2 नई कारें एक तरह से इकट्ठा डिस्पोजल है, इकट्ठा इनको देना, ठीक है? और एक नई इसके बदले में आ गई। ट्रांजेक्शन एक ही है, ये ना हो कि जो 2 पुरानी है उनको अलग अलग रिकॉर्ड करने की तरफ चल रहा है, नहीं। ये एज अ होल एक ट्रांजेक्शन है जिसमें एक नई कार आ रही है और पुरानी 2 कारें जा रही है। द कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड कार इज 4 लाख। 1000 में कर लेते हैं तो 400 इंटू 2 तो 800 दोनों की कॉस्ट आ गई। These were purchased 4 years back, 1 अप्रैल 2008 पे खरीदी थी। द ट्रेड इन अलाउंस यानी एक्सचेंज अलाउंस इज 180,000 पर कार। प्रोटेक्टर नहीं, किसको कहते थे? पर कार किसको कहते थे? कंपस को, सॉरी, हाँ जी, पर कार जी। 3 कार भाई क्या है? अच्छा जी, तो ट्रेड इन अलाउंस क्या है जी? वो वैल्यू जो हमारी पुरानी गाड़ियों को शोरूम वाले ने असाइन की है, ठीक है? अच्छा, द कॉस्ट ऑफ न्यू कार इज 1200, रेट है 10%। अच्छा, मेरा सवाल आपसे, 1200 रुपया नए एसेट की कॉस्ट है, बोलो। ये 1200 रुपया जनरल एंट्री में इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। फिर ये 800 रुपया पुराने एसेट्स की कॉस्ट है, ये जनरल एंट्री में इस्तेमाल होता है? फिर इस रेट को यूज करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं, वो भी इस्तेमाल होता है, बोलो। उसके बाद ट्रेड इन अलाउंस भी जनरल एंट्री में इस्तेमाल होता है? नो, ट्रेड इन अलाउंस हमारी एक्सचेंज की जनरल एंट्री में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता प्यारे बच्चों। आप जरा गौर से देखना चाहो तो बेशक देख लो ये जनरल एंट्री, यहाँ पे कहां पे आपको नजर आ रहा है ट्रेड इन अलाउंस? ट्रेड इन अलाउंस की हमारी जनरल एंट्री में कोई जगह, कोई था, कोई जय नहीं है, ठीक है जी? जनरल एंट्री के अंदर ट्रेड इन अलाउंस की कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर सवाल के अंदर कैश पेड की फिगर मिस कर दे तो हम ट्रेड इन अलाउंस को यूज करके वो निकाल जरूर लेते हैं। जैसे इस सवाल में मैंने आपको कल कहा था, अगर इसको छुपा दें, रिजल्टेंटली वी पेड कितने छुपा दें, तो ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा था जी, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो कोई अकाउंटिंग नहीं है, ये तो कोई बाहर से गली से गुजरता हुआ बंदा भी पूछे ना आप कि 50,000 का तुमने नया मोबाइल लिया और दुकानदार ने पुराना मोबाइल तुम्हारा 1200 में रखा, तो भला बताओ तुमने कितना कैश पे किया, ठीक है? तो वो उसी वक्त बता देगा, वो कहेगा ये 48,800। कैसे निकाला? आप कहोगे जी कैसे निकाला जरा बताओ? वो कहेगा जी कॉस्ट ऑफ न्यू में से मैंने ट्रेड इन अलाउंस को माइनस कर दिया, ठीक है? तो क्या आ गया मेरे पास? 48,800 कैश पे। तो ट्रेड इन अलाउंस यूज करके मैं कैश पेड की फिगर तो निकाल सकता हूं अगर वो सवाल मिसिंग हो, और कैश पेड ने यूज होना है जनरल एंट्री में, ट्रेड इन अलाउंस ने यूज नहीं होना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सवाल के अंदर नए की कॉस्ट मिस कर दे। 2 चीजें देगा ना, तीसरी मिस करे, ठीक है? अब इसी ट्रेड इन अलाउंस को यूज करके मैं कॉस्ट ऑफ न्यू भी निकाल सकता हूं। वो कैसे निकालूंगा जी? सवाल में बताएगा जी 48,800 हमने पे किया है और पुराने की वैल्यू दुकानदार ने 1200 लगाई है, तो हम कहेंगे अच्छा इसका मतलब नए की कॉस्ट पे 50,000 होगी। अब बात समझे हो? तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ट्रेड इन अलाउंस की कोई जगह नहीं है हमारी जनरल एंट्री में, लेकिन यूज हो सकता है कभी अगर जो सवाल में कॉस्ट ऑफ न्यू मिस कर दे या कैश पेड की फिगर मिस कर दे, तो ट्रेड इन अलाउंस को यूज करके हम ये फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि पहले सवाल में तो नहीं मसला था, लेकिन इस सवाल में मसला है। इस सवाल में हमें क्या गिवन है जी? सिर्फ ट्रेड इन अलाउंस गिवन है। अब मैं जनरल एंट्री करने लगूं, ठीक है, तो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकाल लूंगा, ठीक है, वो कोई मसला ही नहीं है। मैं एसेट अकाउंट में नए की कॉस्ट डालने लगूंगा, वो भी मुझे अवेलेबल है। कितनी है वैसे? 1 लाख नहीं, 12 लाख, ठीक है ना? 1000 में कर रहे हैं सवाल। मैं एसेट अकाउंट में से पुराने एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करना चाहूं तो बिल्कुल कर सकता हूं, सवाल में गिवन है 800 रुपया। कैश पेड की फिगर
सवाल में गिवन नहीं है, सवाल में ट्रेड इन अलाउंस गिवन है, तो 360 को मैं जनरल एंट्री में यूज नहीं कर सकता। हाँ, पूरा सवाल पढ़ लिया, पुराने की कॉस्ट भी गिवन है, नए की कॉस्ट भी गिवन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकल सकती है क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है और पुराने की डेट ऑफ परचेज भी गिवन है। तो रह क्या गया फिर? कैश की फिगर रह गई है, जो हमने कैश पे किया ट्रांजेक्शन में, वो सवाल में गिवन नहीं है, तो ट्रेड इन अलाउंस को यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ट्रेड इन अलाउंस को यूज करके हम क्या करेंगे, कैश पेड की फिगर निकालेंगे। ठीक है, तो कैश पेड सवाल में चाहिए, हमें गिवन नहीं है, तो निकाल लेते हैं जी। कैश पेड निकलेगा जी, कॉस्ट ऑफ न्यू 1200 रुपए की नई गाड़ी है, पुरानी दोनों गाड़ियों की कीमत दुकानदार ने 360 लगाई है, तो रिजल्टेंटली 840 रुपए हमें दुकानदार को देकर ही नई गाड़ी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अब अलग से कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो कैश पेड की फिगर है ये ब्रैकेट में निकाल लिया करें ऐसे जी। कैश पेड कितने है जी, वो 1200 की जी नई कार है और पुरानी कारें उन्होंने 360 में रखी है, तो हम अब 840 रुपए उनको देंगे, तो नई गाड़ी वो हमारे हवाले करेंगे। ठीक है, बात समझ आई? तो ट्रेड इन अलाउंस की कोई जगह हमारी जनरल एंट्री में नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर कभी ऐसे कैश पेड की फिगर मिसिंग हो सवाल में, तो वो निकालने के लिए, अगर वो सवाल के अंदर कैश पेड की फिगर भी दे देता 840, तो क्या करते? तो वो 840 ले लेते और ट्रेड इन अलाउंस को इग्नोर कर देते, हमें कोई जरूरत नहीं थी इसको यूज करने की कहीं पे। ठीक है, ले भाई, रह क्या गया सिर्फ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। क्या कॉस्ट है जी पुरानी कारों की जी? 800 कॉस्ट है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहां से आगे 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू 4 कर दो। कोई जरूरत नहीं है डिटेल्ड वर्किंग्स करने की। कितने बच्चे ऐसे हाथ खड़ा करें जिन्होंने घर पे पहले लिखा डीओपी, फिर लिखा डीओएस, फिर लिखा यकम अप्रैल 8, फिर लिखा यकम अप्रैल 12, फिर इधर से मंथ्स गिने, फिर उनको ईयर्स में कन्वर्ट किया। कितने बच्चे हाथ खड़ा करें? होंगे माशाल्लाह, काफी होंगे। सवाल के अंदर ही लिखा हुआ था कि 4 ईयर्स बैक हमने इसे खरीदा था। फिर डेट्स भी नजर आ रही है, यकम अप्रैल 8 और यकम अप्रैल 12, तो सिंपली 4 साल डायरेक्ट निकलते थे, टाइम जाया नहीं करना था डेट ऑफ परचेज और डेट। आप समझ आई क्या कह रहा हूं मैं? डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल लेके कितने बच्चों ने 4 साल निकाले थे? काफी सारे होंगे, मान नहीं रहे हैं। ठीक है, 4-5 बच्चों ने बस माना है, बाकी मान नहीं रहे। ठीक है, सवाल कितने बच्चों ने किया था ये? बस ठीक है, अब कल से शामत शुरू है, आज मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, कल से जो होमवर्क नहीं करके आएगा उसमें क्लास से बाहर भेज दूंगा, उसका कोई काम नहीं क्लास में बैठने का, या पढ़ना शुरू करें या छोड़ दें क्लास में, दोनों तरह से राजी। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह कल से होमवर्क चेक होगा, बल्कि कल से होमवर्क क्लास के बाहर ही चेक होगा। साकिब को कह दीजिए 3 बंदे खड़े करने हैं अब 3 क्लासों के बाहर, और जो होमवर्क ना करके आए वो मेरे आने तक बाहर ही रहे, फिर फैसला करेंगे। अच्छा जी, अक्यूमुलेटेड डिडक्शन ऑफ डिस्पोजल निकालनी है, कोई डिटेल वर्किंग की जरूरत नहीं। 1 साल की डेप्रिसिएशन निकल आई और उसको टोटल लाइफ से मल्टीप्लाई किया, आंसर 320। अच्छा जी, बताएं जी, गेन है या लॉस? क्रेडिट साइड हैवियर है डेबिट? क्रेडिट साइड हैवियर है एज यूजुअल, फिर लॉस ही आ गया जी 120। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, इस सवाल के अंदर कोई सवाल है तो पूछें। इस सवाल में जो सवाल है वही असली सवाल है, पूछ लें। कोई सवाल नहीं है तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाईजन समझ आ रहा है या बाद में पूछना है? केड़ा स्टेप है बेटा? अक्यूमुलेशन निकालनी नहीं आती आपको? डिस्पोजल फिर अक्यूमुलेशन कैसे निकलती है? अब मैं पूरी अंग्रेजी लिखूं, वर्किंग 1 accumulated depreciation is equal to depreciation expense of 1 year into life pass from date of purchase till date of sale। फिर ये सारा कुछ करने के बाद मैं 1 साल की डेप्रिसिएशन लिखूं और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ईयर्स निकालने हो तो डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल लिखूं। आप ये चाह रहे हैं, मैं पागल नहीं भाई साहब, यही काम किया हमने। 1 साल की डेप्रिसिएशन निकाली है और लाइफ से मल्टीप्लाई किया है, बस मैंने कर दिया उसको ब्रैकेट में। अच्छा, ये 4 लाइफ है ना? जी जी, 100 बेटा मत ऐसे, ठीक है। अब ठीक है बेटा, ओके। और जी और कुछ समझ नहीं आ रहा तभी पूछ लो, तो बाद में तुमने सवाल नहीं आगे करने देना। क्लियर है? ओके। जनरल एंट्रीज लिखी है ना, वो सॉरी स्टेप्स लिखे हैं ना? जनरल एंट्री है ये, हाँ बस स्टेप चाहिए, लेकिन मैंने अलग से भाई एक्सचेंज, भाई मत बोलो यार, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में मैंने अलग से स्टेप्स लिखवाए नहीं थे। मैंने कहा था बस चलना सीख लिया है बेटा, प्लीज फीमेल स्टूडेंट से बातें ना करें प्लीज, क्लास से निकाल दूंगा मैं। एक मिनट यार, मैंने चुप करा लेने दो इन्होंने, मैं कहाँ खा के आई हूँ, नहीं करवाता। ऊपर कर दे यार इसकी।
अच्छा जी सुने, मैंने कहा था एक्सचेंज की एक बार हमने स्टेप्स लिख लिए हैं, सॉरी डिस्पोजल के स्टेप्स लिख लिए हैं, बस उन्हीं को थोड़ा सा रीअरेंज करके एक्सचेंज सीख लेंगे। तो बस उसके अंदर सिर्फ ये हुआ था, पहले 2 स्टेप सेम हुए थे, तीसरे में कैश में रुख बदल लिया। एक एडिशनल स्टेप ऐड हुआ था कि नए एसेट का आना भी एसेट अकाउंट में डेबिट करना होता है, क्योंकि ये एज अ होल एक ट्रांजेक्शन तभी बनती है जब पुराने का जाना और साइमल्टेनियसली नए का आना इकट्ठा ही रिकॉर्ड हो। ये है ओल्ड एसेट का जाना, डिस्पोजल इसी को कह रहे हैं, और ये डिस्पोजल की ही ट्रांजेक्शन का हिस्सा है इस न्यू का आना, ठीक है ना। तो ये एज अ होल एक ट्रांजेक्शन पूरी हुई। तो स्टेप्स मेरा नहीं ख्याल लिखने की कुछ जरूरत है हमें। ओके ये बस एक जो हमने न्यू पॉइंट एंटर करवाया है इसके अंदर वो दोबारा रिपीट करते हैं जो एक की एडिशन जी, वो ये ऐड किया मैंने, ठीक है जी। क्वेश्चन 43 करते हैं जी। फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 15, एसिड का ओपनिंग गिवन है और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन का ओपनिंग भी गिवन। रिक्वायरमेंट है, अच्छा देखें, अब आप बड़े हो गए हैं बस मेरे हिसाब से, आज 8वां लेक्चर है हमारा, ठीक है ना। तो आज से 8वां है, ठीक है। अब आज से ऑनवर्ड्स हम पेपर के अंदर जो काम करने हैं वो बातें भी करते रहा करेंगे, ठीक है। एक तो आज हम पास पेपर्स पे पहुंच जाएंगे, आपको 2 पास पेपर के सवाल आज होमवर्क में देने हैं मैंने, ठीक है, दे दिए हुए हैं, बल्कि पिछली क्लास को जाहिर है अब आपके भी वो हो ही गए। तरतीब ये रखनी है कि सबसे पहले सवाल में रिक्वायरमेंट पढ़ा करनी है, ठीक है। उसके बाद 2 दफा सवाल को रीड करना है और फिर लिखना शुरू करना है। ये तरतीब सारी जिंदगी साथ रखनी है। सवाल जब भी सामने आए सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, फिर उसको 2 बार रीड करके फिर सवाल को सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है। ये जिंदगी में तरतीब रखिएगा। अच्छा ले जी, एसेट अकाउंट बनाना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाना है 31 दिसंबर 2015, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। जब भी कभी रिक्वायरमेंट एड्रेस कर लेंगे आप तो काफी हद तक आपका जो सवाल है वो सॉल्व हो जाता है। रिक्वायरमेंट है आपने लेजर्स बनाने हैं। रिक्वायरमेंट क्या है जी? आपने लेजर्स बनाने हैं। तो जब लेजर्स बन गए तो ये रिक्वायरमेंट ही एड्रेस किया आपने। ये आधा सवाल तो ये चीज सही करवा देती है, आपने अकाउंट्स बना लिए ना, अब कुछ ना कुछ तो आपको सवाल में आता ही होगा। वो जो कुछ आता होगा जब वो आप यहां पर लिख देंगे तो आपको काफी सारे मार्क्स उसके मिल जाएंगे, पूरा सवाल सही हो चाहे ना, ठीक है। ओके, तो यकम जनवरी 2015 पर ओपनिंग बैलेंस है जी, अच्छा ऊपर ₹1000 लाजमी लिखना, पास होना है तो फुल होना तो बेसिक ना लिखना, क्योंकि रिक्वायरमेंट है लेजर्स। ओके जी, यार मैं इसलिए लिखता क्योंकि मैं पास है ना पेपर मेरा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है यकम जनवरी 15 पे? 80,000। तो यकम जनवरी 15 80,000, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये फुल फ्लैश सवाल है, इसमें एक्सचेंज को देख लेते हैं ना, अकाउंट्स के अंदर किस तरह से आना है। एक्सचेंज की जनरल एंट्रीज तक तो कोई मसला नहीं है ना, ठीक है। अब फुल फ्लैश सवाल भी तो देख लेना इसको, ठीक है जी। एडिशन ऑफ 10,000 टुक प्लेस ऑन यकम मार्च 2000, ये नजर आ रहा है नहीं भाई? इसको करूं जूम इन, फिर भी कर लेते हैं जी। एडिशन ऑफ 10,000 टुक प्लेस ऑन यकम मार्च 15, एंट्री बोले क्या? ऐसे डेबिट कैश, कुछ दीवानों ने और दीवानियों ने बोला कैश डेबिट, पता नहीं क्यों जी। एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट, यकम मार्च। सेकंड थर्ड लास्ट रो में फीमेल स्टूडेंट्स प्लीज इधर ध्यान रखें, ठीक है जी, क्लास में बैठना है ना, हाँ जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट 2, अब ध्यान बिल्कुल जी, जिन्होंने पीछे मुड़ के देखा उन्हीं को कह रहा हूं, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, ट्रांजेक्शन आ गया, पूरा ध्यान। अब एन ओल्ड एसिड कॉस्टिंग 50, पुराना एसिड जिसकी कॉस्ट 50 थी, विच वॉज परचेज ऑन यकम जुलाई 13, खरीदने की डेट ऑफ परचेज है, इज एक्सचेंज विद अ न्यू एसिड कॉस्टिंग 90,000। तो पुराने की कॉस्ट आ गई 50, नए की कॉस्ट आ गई 90, डेट ऑफ परचेज पुराने की यकम जुलाई 13 आ गई, और ये एक्सचेंज की डेट आ गई 30 सितंबर 15, ठीक है। अब पुरानी कॉस्ट भी आ गई, नई की कॉस्ट भी आ गई, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल भी आ गई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है जिसके साथ एक्यूमुलेशन निकल सकती है। आई कहता है एंड ट्रेडिंग अलाउंस इज 30,000। अब इस ट्रेडिंग अलाउंस का क्या करें जी? इसको जनरल एंट्री में कहां पे लिखेंगे? अच्छा, अब ये बात ना कल तक भूल जानी है आपको, इसलिए ना आप लिख ही लें, जरा लिखें। पास होने वाले बच्चों ने पहले ही लिख लिया होगा, लेकिन चलें बाकी मेरे जैसे भी लिख ले जो आप पास होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लिखें, ट्रेडिंग अलाउंस की हमारी जनरल, ट्रेडिंग अलाउंस की एक्सचेंज की जनरल एंट्री में कोई जगह नहीं होती, लिख लो। कहां लिखा है? ट्रेडिंग अलाउंस की एक्सचेंज की जनरल एंट्री में जेई लिखना, एक्सचेंज की जनरल एंट्री में
कोई जगह कोई था नहीं होती, ठीक है, कोई जगह नहीं होती। हाँ, ये हाँ जरूर लिखना है। हाँ, अगर सवाल में कैश पेड या कॉस्ट ऑफ न्यू मिसिंग हो। हाँ, अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ न्यू या कैश पेड, 2x वाले भी कह रहे होंगे इतना स्लो हो गया, 2x वालों की भी नॉर्मल स्पीड चल बड़ी हो गई है ना। हाँ, अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ न्यू या कैश पेड की फिगर मिसिंग हो तो निकालने के लिए, इतना मैं सोच बड़ा, तो निकालने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू से बताता हूं जी। क्या, जब ट्रेड इन अलाउंस की हमारी जर्नल एंट्री में कोई जगह नहीं होती। हाँ, यहां जरूर लिखना है। हाँ, अगर कैश पेड, सवाल में कैश पेड या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मिसिंग हो तो निकालने के लिए ट्रेड इन अलाउंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निकालने के लिए TIA को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा अगर कैश पेड नहीं है तो कैश पेड जर्नल एंट्री में कैश का पेमेंट होना, क्रेडिट करना या नहीं करना, ट्रेड इन अलाउंस में क्रेडिट कर सकते। तो बेटा ये ट्रेड इन अलाउंस है 30,000, ये कह रहा है जी पुराने एसेट की ये वैल्यू लगाई है, ठीक है, उसने ये वैल्यू पुराने की लगाई है। मैं नया एसेट जो खरीदने गया हूं वो कितनी कॉस्ट रखता है, 90, और जो पुराना मैं लेकर गया उसकी वैल्यू उसने कितनी लगाई है, 30। तो फिर ये एडजस्ट करके उसने लिखी है, पर मैं तो इस फिगर को यूज नहीं कर सकता। मुझे तो ये फिगर की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो ये बताओ कि इस ट्रांजैक्शन में मेरे जेब से कैश कितना गया या मेरी जेब में कैश कितना आया। 60 आया ना, तो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो कैश पेड की फिगर कैसे निकलेगी। वैसे मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, अगर कोई आपको प्रॉब्लम अभी भी है तो पूछ ले, कोई मसला नहीं। चलो मतलब आप दोनों, आपके मेरी बात सेम ही है ना, तो फिर टेंशन को नहीं, बस फिर रहने दो। कैश पेड कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस ट्रेड इन अलाउंस कितना आ गया जी, 60। डन हो गया, ठीक है। अच्छा चले, ट्रांजैक्शन मैंने पढ़ ली है, जरा आप इसकी जनरल एंट्री करते हैं। लेकिन अब जनरल एंट्री की थी वो स्टेप्स ही लिख रहे होते हैं ना। यहां डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर किया हुआ है, तो जनरल एंट्री भी करेंगे और साथ दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में भी फेंकते चले जाएंगे। ये मजबूरी है डिस्पोजल अकाउंट के अंदर फेंकने वाली, ठीक है ना। उसने रिक्वायर कर लिया ना, गेन लॉस में जनरल एंट्री से नहीं निकाल सकता, गेन लॉस के लिए मुझे डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है डिस्पोजल अकाउंट बना दे। ओके, तो शुरू करते हैं। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ पुराना एसेट। जी कितना पुराना एसेट, कितनी कॉस्ट है जी, 50। क्रेडिट कर दें एसेट अकाउंट को, डेबिट कर दें डिस्पोजल। यहां पे लिख लें एसेट अकाउंट, और ये ओल्ड है, ओल्ड की बेसिकली कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड। किस दिन जी, 30/9/15। डिस्पोजल में अब ओल्ड की पूरी कॉस्ट लिखने की जगह नहीं मेरे पास, ओल्ड, ठीक है ना। डिस्पोजल में ओल्ड की कॉस्ट फेंक दी हमने। स्टेप 1 को मसला। स्टेप 2, इस एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, डेट ऑफ परचेज यकम जुलाई 13 है, डेट ऑफ सेल 30 सितंबर 15 है, तो कोई मसला, बल्कि शॉर्टकट से ये कंडक्शन निकल आएगी, क्योंकि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। तो एक साल की डेप्रिसिएशन 50 इंटू 10% है, ये एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, इंटू लाइफ पास्ट टिल डिस्पोजल, ये निकाल लेते। कब खरीदा था इसको, यकम जुलाई 13 पर। किस दिन बेच दिया, 30/9/15 पर। ईयर एंड 31 दिसंबर है, ईयर एंड 31 दिसंबर ही है, 31 दिसंबर ईयर एंड है। यकम जुलाई 13 पे आकर हमने पूछा अगर एसेट यकम जुलाई 13 को आया है तो इसका पहला ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर 13 पे। तो 31 दिसंबर 13 तक 6/12, 31 दिसंबर 14 तक पूरा साल, 31 दिसंबर 15 वाले साल में 9/12, तो 2.25 साल, 2 साल 3 महीने, ठीक है। इधर लिख लो पहले 2.25 ईयर्स है भाई, ये 2.25 ईयर्स है मेरे दोस्त, ठीक है जी। 11.25, ठीक है जी। तो ये स्टेप 2 वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। 11.25 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करो और डिस्पोजल अकाउंट को
यहाँ सब पे 30, 9, 15 ही आना था वैसे तो, चलो लिख देते हैं। अच्छा, डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ ये लिखने की जरूरत है कि ये पुराने की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। वैसे तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ ओल्ड, कॉस्ट ऑफ न्यू वगैरह, वो तो इसकी लिखने की पर्चे में जरूरत नहीं है, तो पहली बार समझाने की, क्योंकि एक्यूमुलेशन के साथ तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ओल्ड, ये एक्यूमुलेटेड तो होनी ही ओल्ड की है, ठीक है। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, कोई मसला। स्टेप 3 में कैश को रिकॉर्ड करना है। अब कैश पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है? कैश पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना आपने पर्चे के अंदर कि इसको वर्किंग 2 का नाम दें, फिर पहले अंग्रेजी लिखें कैश पेड निकाला है जी, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस ट्रेडिंग अलाउंस, नहीं, टाइम बचा लेना है आपने, ये काम ब्रैकेट में कर देना है बस, ठीक है। कैश पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है? पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है? कैश पे हो रहा है तो दिमाग में कैश क्रेडिट करोगे, दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल अकाउंट में से डेबिट। पहली बार ये ऐसा हुआ है, वरना अभी तक हर सवाल में डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कैश, क्योंकि वो कैश रिसीव हो रहा होता था, तो दूसरा इंपैक्ट इस तरह। आज कैश पे हो रहा है तो कैश क्रेडिट, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट। अच्छा अभी देखो, मैं ये कह रहा था कि अलग से वर्किंग करने के बजाय बस यहीं पे, क्या हमने 90 रुपए कैश पे किया या 30 रुपए कैश पे किया? ना 90 ना 30, ठीक है। 90 वाला एसेट था, लेने गए, पुराने की वैल्यू लगवाई, उसने कहा 30 में पुराना रख लूंगा, हमने कहा अच्छा फिर पकड़ो ये लो 60 रुपए बकाया। 90 वाला एसेट ले आए, पुराना 30 का एसेट दिया है और 60 रुपए भी, तो 90 माइनस 30 ये 60 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो। और नहीं कंफर्टेबल हो रहे तो फिर वर्किंग नंबर 2 बनाओ, उस पर अंग्रेजी लिखो कैश पेड कैसे निकाला है, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस ट्रेडिंग अलाउंस, फिर निकाल लो उस तरह से, पूरी वर्किंग कर लो। लेकिन मैं तो कह रहा हूं टाइम बचाओ, 60 लिखो, कोई मसला है तो पूछ लो जी। सही है, चलें आगे। नेक्स्ट स्टेप 4 जो नया ऐड हुआ था वो क्या था भाई? ट्रांजैक्शन पूरी तभी होगी जब इस नए एसेट का आना भी रिकॉर्ड हो। आया है ना बिजनेस में एसेट, आया तो एसेट अकाउंट में डेबिट होना है, नहीं होना, ठीक है। तो नए की कॉस्ट को एसेट के अकाउंट में कर दो डेबिट 90 से। अब यहां पे कैश क्रेडिट, सुन लो सारों की तवज्जो चाहिए। यहां पर इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट किसको करना है? कैश को क्रेडिट नहीं कर सकते, ये कोई आउटराइट परचेज नहीं है, ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में आने वाला एसेट है, और ये ट्रांजैक्शन यहां पे अकाउंट फॉर हो रही है एज अ होल, ये एक ही ट्रांजैक्शन है। तो इस एसेट का जो आना है वो एसेट अकाउंट में डेबिट होगा, दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में आएगा। अब यहां पे तो आप लिख लोगे बड़ी आसानी से, एसेट और कॉस्ट ऑफ न्यू, जगह नहीं है, नीचे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू, यहां पे तो आप लिख लोगे, इतना मसला आपको नहीं होना। असल टिड पीड़ आपको कब होनी है? जब मैंने यहां पे आके लिखना है डिस्पोजल अकाउंट। क्या लिखना है जी? तो ये डिस्पोजल नहीं है, ये डिस्पोजल अकाउंट है, डिस्पोजल नहीं है, ये डिस्पोजल अकाउंट है, ठीक है ना। बस मैं लिखता नहीं हूं, जरा जगह कम होती है, ठीक है। ये न्यू की कॉस्ट आ गई। टिड पीड़ क्यों हो रही है? पेट दर्द क्यों हो रहा है? टिड पीड़, पेट दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि एसेट अकाउंट में डेबिट साइड पे तो एसेट का आना रिकॉर्ड होता है, यहां पे हम लिख रहे हैं ये एसेट डिस्पोज हो रहा है, नहीं, ये एसेट डिस्पोज नहीं हो रहा है, पर लिखना डिस्पोजल ही है, लिखना डिस्पोजल ही है। क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर एज अ होल ये पूरी कहानी इस तरह से बनी है कि इस एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में 50 वाला एसेट चला गया है, 90 वाला एसेट आ गया है। ये 50 वाला एसेट निकला, इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, ये नया एसेट यहां पे आ गया, ये कैश हमने पे किया, अब इस का गेन लॉस निकलेगा। अगर हम इस 90 को यहां पे ना फेंके, एसेट अकाउंट में डेबिट करना वैसे जरूरी है, और यहां पे क्रेडिट ना करें तो इस ट्रांजैक्शन का सही गेन लॉस निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इस टिड पीड का इलाज मेरे पास थोड़ा सा है, वो क्या है, आप यहां पे अपनी तसल्ली के लिए लिख लो एडिशन थ्रू एक्सचेंज, ऐसे लिख लो, ये अपनी तसल्ली के लिए, टिड पीड के लिए, ठीक है जी, ये दवाई है एडिशन थ्रू एक्सचेंज। ये ब्रैकेट में अपने लिए लिख लो, बच्चे नहीं लिखना, आज बस पहली बार लिख लो, तो ये एडिशन है लेकिन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में है, इसलिए इसका क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट में करना जरूरी है ताकि सही गेन या लॉस निकल सके। ओके, सही है, ठीक है, चलिए आगे। गेन है या लॉस है? छोड़ो, बैलेंस फिगर किस तरफ आ रही है? ये है 110 और ये प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लॉस है। डिस्पोजल हो गया जी, अब क्या रह गया? रेफरेंस एक्सपेंस रह गया, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। मेथड कौन सा है? वेव्स ही वेव्स है, मौजे ही मौजे हैं, वेव्स ही वेव्स है। कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करना है,
किल करते हैं बस वेव्स, और तो कुछ नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन में तो कितना आसान हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को माइनस कर दें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है? 200, और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 50 भाई। 80 कहां से आ गया? 80 वाला कौन है? कौन था 80 वाला? तो बता दो यार मुझे, मैंने सिर्फ ये पूछना कि 80 ढूंढा कहां से? 80 कहीं दिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये अच्छा 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 नहीं नजर आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा जी, गलती हुई, फिर बनती थी। मैं कहा 80 है ही नहीं, पता नहीं 80 कहां से आ गया जी। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 200 और ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 50 इंटू रेट जी फरमा दे 50। डन। नेक्स्ट एडिशंस में पहला एडिशन 10 इंटू 10% इंटू यकम मार्च को आया 10/12 0.8, बस 2 डेसिमल तक चलो, पहले भी 2 डेसिमल तक चल रहे हो, ये याद रखना। पर्चे में जब एक बार राउंडिंग तुम्हारी 2 डेसिमल पे चल रही है तो 2 डेसिमल पे चलाओ, फिर ये नहीं कहीं पे 1 डेसिमल कहीं पे 3, कहीं तो एग्जामिनर परेशान है कि कर क्या रहा है, ठीक है ना। तो या तो बिल्कुल डेसिमल पर डिजिट यूज ना करो, कर रहे हो अगर 1 कर रहे हो सारे सवाल में 1 करो, 2 कर रहे हो सारे सवाल में तो 2 करो, या तो यहां पे आप मुझे करवा देते 11.3, 11.3 और ये 8 पॉइंट कुछ इस तरह से, ठीक है ना, 7 आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम 1 डेसिमल यूज करते हैं, अगर नहीं आप किया तो फिर 2 पे चलो, 2 पे चलो। अच्छा कहां से कहां चले गए? और जी और 90 क्यों? हाँ, एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन की खूबसूरती पता है क्या होगी? अगर ऐसा एसेट हमने एक्सचेंज किया जो पिछले साल से आ रहा था हमारे पास और इस साल हमने एक्सचेंज कर दिया और पुराना वो देकर नया एसेट ले लिया, तो इस ट्रांजेक्शन की खूबसूरती ये होगी कि पुराना एसेट 30/9 तक 9 महीने इस्तेमाल हुआ, उसकी डेप्रिसिएशन उस साल में आएगी, और यकम अक्टूबर से 31 दिसंबर तक नए एसेट की डेप्रिसिएशन 3 महीने ये आएगी, पूरे 12 महीने डेप्रिसिएशन आएगी इस ट्रांजेक्शन के अंदर। जाने वाला एसेट जाते जाते तक डेप्रिसिएट हुआ, और जब वो चला गया तो आने वाला फिर जिस दिन आ गया उस दिन से ऑनवर्ड वो डेप्रिसिएट होगा। तो फिर इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो नया एसेट आया है वो जिस दिन से आया है उस दिन से ऑनवर्ड उसको, अच्छा शुक्र करो रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, वरना हर जगह इसको माइनस करना पड़ता, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है, समझ आई है। अच्छा जी, तो 30 सितंबर 15 को आया, तो बस यकम अक्टूबर से डेप्रिसिएट करो इसको, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12 2.25। और इधर देखो ये जो 50 निकाला ये 30/9 तक इस्तेमाल हुआ है, तो ये देखो 3 और 9 12, पुराना 9 महीने, नया 3 महीने जी 3.75 जी बोले 21 पॉइंट एंट्री depreciation expense debit, accumulated depreciation credit, 90.58 और 250। बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसेट का क्लोजिंग एक्यूमुलेशन क्लोजिंग नेट होकर बैलेंस शीट में बुक वैल्यू शो होगी। प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 21.8 और लॉस ऑन डिस्पोजल 8.75 नजर आएगा, ठीक है ना जी। ओपनिंग एसेट की स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, वो तब माइनस करेंगे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस होगा तो फिर नहीं करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू तो मैंने आपको कहा था जब भी गिवन होगी स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो आपने कॉस्ट में से उसको माइनस करना है, वो ओपनिंग की हो, वो एडिशन की हो, डिस्पोजल की हो, ठीक है। अभी इधर ही रखिए, है क्या नहीं बेटा, पेपर की तैयारी इंशाल्लाह हम ना पेपरों के बाद शुरू करेंगे, अभी तो हम सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए क्लास में आते हैं। भाई का सवाल है कि भाई कह रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं क्लासेस में यही पेपर में आएगा, तो मैंने उनको जवाब दिया है कि नहीं, पेपर की तैयारी इंशाल्लाह हम जो है वो कौन सी टाइम था, ये मार्च वाली अप्रैल में शुरू करेंगे। जाहिर है भाई पेपरों की तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में पास पेपर नजर आएगा आपको, फिर पता लग जाएगा, ठीक है। एसी भाई ऊपर करवा दें जी, भाई बोले बेटा चुप करेंगे प्लीज, प्लीज चुप करेंगे। उस वक्त आप सोए हुए थे जब मैं बात कर रहा था,
यही मैंने कहा था कि टिडपीड़ होगी आपको, लेकिन आपने सुना ही नहीं, तो टिडपीड़ को भी नहीं सुना आपने भाईजान। ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, पुराना एसेट जा रहा है, नया आ रहा है, तो पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही तब होगी, पुराने के जाने पर गेन लॉस तभी निकलेगा जब नए का आना भी इसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बना के रिकॉर्ड किया जाए। अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर गेन लॉस सही नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप देखें तो आपको, बेटा चुप कर जाएं प्लीज, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपके नए एसेट का आना 90 रुपए से रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एसेट जब बिजनेस में आता है तो एसेट अकाउंट में डेबिट होता है या नहीं होता, और एसेट जब जाता है तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करते हैं या नहीं करते। अब दोनों को डेबिट और क्रेडिट करना है, आना तो वैसे ही कॉस्ट पे होता है, लेकिन जाना भी हम तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। अब एसेट अकाउंट का आना कॉस्ट पे डेबिट एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, और एसेट अकाउंट पाने वाले का जाना एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कॉस्ट पे। तो 90 डेबिट 50 क्रेडिट, मसला क्या है इसमें? हाँ, तो क्या लिखूं वहां पे? एडिशन लिख लूं, एडिशन लिख लूं, सिंपल एंट्री कर लेता हूं 90 रुपए से एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ये चाह रहे हो, कर सकते हैं ये काम। तो यही अर्ज कर रहा था वहां पे कि अगर आप इसको इकट्ठा नहीं इस ट्रांजैक्शन के अंदर डालते, डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट को नहीं फेंकते, तो गेन लॉस कैसे निकलेगा इस ट्रांजैक्शन का? तो है ये एडिशन ही, लेकिन इस पूरी ट्रांजैक्शन को समझने के लिए पुराने का जाना और नए का आना साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड हो रहा है ना। ये सारी अलग अलग कहानी मैंने सुना दी थी, ठीक है ना। तो वो जो साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करना इसलिए जरूरी है कि आप गेन लॉस निकाल सकें। एट द सेम टाइम आपका एसेट अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है 50 से, लेकिन पूरी ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होती है कि इसी ट्रांजैक्शन के अंदर 90 से एसेट अकाउंट डेबिट भी हो रहा है। अब इस 90 रुपए के डेबिट होने के अगेंस्ट क्या आपने 90 रुपए कैश पे किया है? अगर कैश पे किया होता तो आप डिस्पोजल की बजाय कैश लिखते या एडिशन लिखते। पर अब मसला यह है कि इस 90 के एसेट के अगेंस्ट आपने 90 रुपए कैश नहीं पे किया, 60 रुपए कैश पे किया, कुछ पुराना एसेट अपनी वैल्यू लूज करवा गया, तो इसमें आप कैसे लिख सकते हैं एडिशन या कैश? तो मजबूरन आपको इस ट्रांजैक्शन को रेफर उधर ही करना पड़ता है कि ये डिस्पोजल की भी ट्रांजैक्शन का हिस्सा है जिसमें पुराना गया और नया आ गया। ठीक है, तो टेढ़ी का इलाज मैंने बता दिया ताकि नीचे आप एडिशन लिख लो ताकि आपको सुकून रहे। ठीक है जी, डिस्पोजल में ना आपने ये जो 90 माइनस कर दिया, ये कैश वाली जो ट्रांजैक्शन है ये बताओ। भाईजान आपने एसेट एक्सचेंज किया है, पुराना एसेट देके नया एसेट लिया है, तो उसके अगेंस्ट कैश कितना पे किया है? 30,000 ट्रेड इन अलाउंस है, पुराने एसेट की वैल्यू लगाई है दुकानदार ने। 90 वाला नया एसेट था भाई, पुराने एसेट की वैल्यू 30 लगी, तो फिर आप पुराना एसेट जो नया एसेट 90 का था आप लेने गए, पुराना एसेट उसके हवाले किया, उसकी वैल्यू उसने 30 लगाई, तो आप फिर कितना कैश जेब से निकाल के दे के आओगे? भाई नया एसेट 90 का है। अच्छा ठीक है, और हम फिर और 30,000 देंगे? नहीं, हम उसको 30,000 नहीं देंगे भाई साहब। ट्रेड इन अलाउंस, एक मिनट जी, आखिरी बार समझा रहा हूं वरना क्लास के बाद आ जाना। ट्रेड इन अलाउंस कहते हैं पुराने एसेट की जो वैल्यू दुकानदार ने लगाई, यानी 30,000 में उसने हमारा पुराना एसेट रखा है, ये कैश उसने पे नहीं किया, बल्कि उसने 90 वाला एसेट हमारे हाथ में पकड़ा दिया और 30 रुपए में हमारा पुराना एसेट रख लिया। अब जेब से क्या निकाल के देना पड़ेगा? 60,000 जी, तो वही हमने लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये कंफर्म करता है, समझ इसको आ जाती है। अच्छा जी, अच्छा जी सुने, जब आपको पता समझ आ जाती है फिर आप भी दोबारा कोई बात नहीं बेटा, मैं उस्ताद हूं ना, मैं क्या करूं। मेरी बफलो ब्राउन है ना, मजबूरी है। अच्छा जी, ये दो ट्रांजैक्शंस हैं जिनके अंदर मैंने दो चीजों को हाईलाइट किया। दोनों ट्रांजैक्शन में बेसिकली एक ही चीज को हाईलाइट किया, वो क्या है जी? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। आपने अभी तक 3 सवाल किए हैं, तीनों में आपको ये कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट गिवन थी। कैसे? ऐसे ऐसे, मिटा नहीं रहा, ऐसे। ठीक है, क्या कहा जी सवाल ने? ये जी फेयर वैल्यू दे दी ना, प्राइस लेवल कितना है जी? 50,000 का लगा हुआ है नए एसेट पे, तो यही हमने क्या कर लिया, इसी को हमने कॉस्ट ले लिया। क्यों? नॉर्मल अजम्पशन तो यही होती है ना कि आप जब बाजार से एसेट खरीदने जाएं तो उस एसेट की जो फेयर वैल्यू है वही पे करके आप खरीदते हैं और वही आपके लिए कॉस्ट होती है, सिंपल। तो कॉस्ट ऑफ न्यू पहली ट्रांजैक्शन में हमने क्या लिया? 50,000। ठीक है, कहानी अब और तरफ जाने लगी, इसलिए बड़े ध्यान से अटेंटिव हो जाओ। नया काम आज, नई बात आज अभी अभी पढ़ने लगे, उससे पहले तो कल वाली रिवीजन कर रहे थे। ठीक है ना, अब नई बात शुरू होने लगी है जी। तो
अभी तक जितने सवाल मैंने आपसे अर्ज किया कि हमने किए हैं उसमें सिंपली क्या दी होती थी, नए की कॉस्ट। जैसे दूसरा सवाल देखो, कॉस्ट ऑफ न्यू कार इज 1200। सिंपली नए की कॉस्ट दे दी, हम ये अज्यूम करते थे कि यार यही इसकी फेयर वैल्यू होगी, यही इसकी कॉस्ट होगी, सवाल के अंदर गिवन। ठीक है, तीसरा सवाल हमने किया, इज एक्सचेंज विद अ न्यू एसेट कॉस्टिंग 90,000। तो हमें ना सवाल में वो कॉस्ट ही दे रहा था, सवाल में कॉस्ट ही उसने दे दी थी दो सवालों में, और पहले वाले सवाल के अंदर फेयर वैल्यू गिवन थी और सिर्फ उसी की गिवन थी, हमने उसी को कॉस्ट ही बना लिया। लेकिन आई कैप को ना ये सादा वाली बात पसंद नहीं है। ठीक है, आई कैप ने इसको स्पाइसी करना होता है। तो अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं वो बेसिकली है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में किस फिगर की कैलकुलेशन, किस फिगर की, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट की कैलकुलेशन। 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं इसके स्टैंडर्ड के अंदर जो डिस्कस हुए हुए हैं। ठीक है, इस कॉस्ट को डिटरमिन करने के 3 डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जो सबसे लॉजिकल भी है, जो आज तक आपने नहीं सोचा था लेकिन आज से सोचेंगे इंशाल्लाह, वो क्या है। एग्जांपल 1, फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। चलिए पहले मैं एंट्री पास करता जाता हूं, फिर देखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है जी, 100 रुपया कॉस्ट ऑफ होल्ड। तो एसेट अकाउंट को बोलो क्रेडिट कर देंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ, जमाइया लोगों तो क्या समझ आएगा जी, कॉस्ट ऑफ होल्ड कितना, 100। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ होल्ड। उन्होंने कहा टेंशन नहीं लेनी आपने, आपको हम कैश पेड की फिगर भी रेडीली अवेलेबल कर रहे हैं, आपने सॉरी अकाउंट एक्यूमुलेशन की फिगर भी रेडीली अवेलेबल कर रहे हैं। ये आपको निकालनी आती है, इसलिए नया कॉन्सेप्ट सीखें, इसकी टेंशन ना लें, ये आप निकाल लेते हैं। आप तो पहले दिन से निकाल रहे हैं ना, पहले दूसरे लेक्चर शुरू कर दिया था एक्यूमुलेशन निकालने, तो मुश्किल नहीं है ना। तो इस सवाल के अंदर ये गिवन है जी, कितना, 60। ठीक है जी। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, कैश पेड है जी, कितना कैश पेड है, 60। अब स्टेप 4 क्या नया स्टेप आया था जी, एसेट अकाउंट में नए एसेट की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ न्यू। ठीक है जी, ये फिगर की लड़ाई हमारी अगले 10-15 मिनट चलनी है। ठीक है, अब रह क्या गया है जी, 2 फिगर्स रह गई हैं सवाल में जो गिवन भी हैं। एक है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन अप, लिख दूं मैं गिवन अप, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है ना, तो ओल्ड एसेट हमने दिया होगा, बोलो, और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट रिसीव्ड। ऐसे मैंने जरा थोड़ा सा डिटेल में लिख दी अंग्रेजी। ठीक है, अच्छा, अब जो नया एसेट रिसीव हुआ है उसके ऊपर प्राइस टैग क्या लगा हुआ है, 80 रुपए। क्या लगा है जी, 80 रुपए। मेरा आपसे सवाल, अकाउंटिंग छोड़ के कॉमन एक मैंगो मैन वाली बात आपसे पूछ रहा हूं, मैंगो मैन की तरह से ही सोच के जवाब दीजिएगा, ओके, आम आदमी की तरह से। तो मेरा सवाल, एसेट, नए एसेट के ऊपर प्राइस टैग कितने का लगा हुआ है, 80 रुपए का। ठीक है, अब सवाल पे गौर कीजिएगा, सही जवाब दीजिएगा, 50 रुपए इनाम मिलेगा जो सही जवाब देगा। सबसे पहले हाथ खड़ा करने वाले नहीं, सबसे पहले सही जवाब देने वाले को। अच्छा, मेरा सवाल, रिपीटर जवाब नहीं देंगे, मेरा सवाल, अगर कोई है तो, वैसे है नहीं मेरी क्लास में मुझे पता है, हालांकि मुझे पता है, लेकिन एसेट के ऊपर प्राइस टैग कितने का लगा हुआ है, नए एसेट पे 80 का। ठीक है, मेरा सवाल ये है, आपको ये नया एसेट कितने में पड़ा, 30 में, 80 में, 20 में, बस 130 में, बस सारे चांसेस खत्म। 50 रुपए आप लोगों ने लूज कर दिया जी। ठीक है, ठीक है, अब सुने इधर, अब सुने, आपको ये नया एसेट 80 में नहीं पड़ा जी, सुन लेना, बस कर दें, आप 50 रुपए तो जाया हो गए, आप सुन ले प्लीज। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये एसेट जो लिया है इसके बदले में क्या कुछ दिया है। एक तो आपने अपना पुराना एसेट दिया जिसकी वैल्यू मार्केट में 50 रुपए, एक तो आपने ये 50 रुपए वाला एसेट खो दिया, और दूसरा आपने जेब से 60 रुपए निकाल कर भी दे दिए। तो आपको ये नया एसेट 80 रुपए में नहीं पड़ा। ये बेवकूफ ही होगा कोई ऐसी बात कहे तो कि प्राइस टैग 80 रुपए लगा हुआ, नहीं भाई नहीं। आप ये देखो आपको ये एसेट कितने में पड़ा है, आपको ये एसेट 110 रुपए में पड़ा। क्यों 110 में पड़ा, आपने एक तो जेब से 60 रुपए भी निकाल के दिए, दूसरा आपके एसेट की मार्केट वैल्यू 50 रुपए थी, आपने वो भी दे दिया और ये नया एसेट लेकर आए। तो चाहे उसके ऊपर प्राइस टैग 80 लगा रहे, आपको तो ये 110 में पड़ गया ना। ये दोनों तरफ हो सकता है, महंगा पड़ गया, कभी कभी सस्ता भी पड़ सकता है। अब
पूछने वालों को दिल में आ रहा है पूछ लें, एक दो बच्चों के दिल में आ रहा है, सब बैठे हुए हैं पूछ लें, तो आप हाथ नीचे रखें, आपकी बारी एंड पे है, ठीक है। सुने, ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ये क्या बात हुई कि आप 80 रुपए वाली चीज 110 में खरीद लाए? दिल में आती है ये बात। तो उसका जवाब ये है कि जब हम ये एसेट लेने गए ना दुकानदार के पास, तो उसके पास पड़ा था न्यू एसेट जो हमने लिया है, वो उसके पास ही पड़ा था। हमने कहा भाई ये पकड़ो हमारा एसेट, इसकी वैल्यू 50 रुपए है और 30 रुपए ऊपर रखो और 80 रुपए वाला एसेट हमें दे दो। उसने कहा 30 रुपए रखो भाईजान, 60 रुपए रखो इधर, ये एसेट लेना है तो लो, बात समझ आती है तो ठीक है, वरना वो दरवाजा जाओ आगे। बार्गेन नहीं हो सकता है वो ऐसे उसी के पास ही पड़ा हो, हमें जरूरत हो मार्केट के अंदर उसी के पास पड़ा हो, तो बार्गेनिंग बार उसकी ज्यादा हो सकती है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आपने ट्रांजैक्शन किया, ये बात सोचने नहीं बैठ जाना कि जी ये कैसे हुआ होगा, हो गया बस, उसने कर दिया, आपको फारे कर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लेना एसेट तो लो, ये आपका एसेट जितने का भी है मेरी बला से, आप ये एसेट भी रख दो, 60 रुपए भी रख दो, वो नया एसेट पड़ा उठा के ले जाओ। बात समझ में आती है तो ठीक है भाई, नहीं तो चले जाओ आगे जाके किसी और से खरीद लो, ठीक है ना। तो हो गया बस, अब हमारे सामने डाटा मौजूद है, आप मुझे बस ये बताएं कि ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है, आपने ये एसेट खरीद लिया है नया, तो ये नया एसेट आपको 80 में पड़ा या 110 में, तो इसका मतलब ये हुआ, स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपको नई और पुरानी दोनों फेयर वैल्यूज गिवन हो, तो आपने नए एसेट की फेयर वैल्यू क्या कर देना है, इग्नोर। ये सबसे बड़ा मसला आता है आपको, आईकैप ये वाला टेस्ट करता है, ठीक है ना। ये असल में आपको आदत नहीं होती, आपको रूटीन क्या पता लगी क्या होती है। 80 रुपए एसेट नई फेयर वैल्यू कितनी, 80 रुपए, बाबा ठीक है, ठीक है, 80 रुपए का नया एसेट खरीद लिया हमने, 80 रुपए का नया एसेट, और 80 रुपए का नहीं पड़ा आपको, वो आप एडिशन में 80 रुपए नहीं लोगे। आप ये बताओ आपको ये एसेट पड़ा कितने में है, आपको असल में 110 रुपए में पड़ा है, क्योंकि आपने 60 रुपए भी पे किए हैं और 50 रुपए वाला अपना एसेट भी दिया है। तो पहला सिनेरियो जो आपका इधर बनेगा वो ये है, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू एसेट इज गिवन, देन इधर देखो क्या निकालना है हमने, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे निकलेगी, देखिएगा प्लीज। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू नेवर, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड आ जाए ना तो हर चीज से आगे हमारी जो वो पर्दा पड़ जाता है हर चीज के ऊपर, सिवाय इसके कि हमें फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड नजर आती है। हम फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड सवाल में आती जाए हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम कहते हैं बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड ही हम यूज करेंगे, चाहे साथ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू दी हुई है, चाहे फेयर वैल्यू ऑफ न्यू नहीं दी हुई, चाहे जो मर्जी है, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड सवाल में नजर आती जाए, आप सब कुछ भूल जाओ, आपको कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने के लिए मैं यूज करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड। और अगर आपने कोई कैश पे किया है तो प्लस कैश कर दो, और अगर कोई कैश रिसीव किया है ये भी हो सकता है तो माइनस कैश कर देना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू पहले सिनेरियो में कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ न्यू ये पहला सिनेरियो आपको पढ़ाया कैसे निकल रही है जी। अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट दोनों गिवन हो सवाल में, तो आपने न्यू की फेयर वैल्यू को क्या करना है जी, इग्नोर कर देना है। और बोलो, कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालोगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश, ठीक है जी। ये पहला सिनेरियो हो गया, याद रहेगी ये बात। अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, तो कॉस्ट ऑफ न्यू के लिए फेयर वैल्यू ऑफ न्यू को इग्नोर कर देना, ठीक है ना। ये लॉजिकली बात समझ में आती है, लेकिन जिंदगी में देखी पहली बार ना अकाउंटिंग के अंदर, इसलिए जरा हजम नहीं होती। पर आई कैप यही वाला सिनेरियो दे रहा है, अभी आपको पास पेपर दिखाता हूं, ठीक है ना। तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड सवाल में नजर आ जाए तो बस उसी को लो, कैश पेड या कैश रिसीव की एडजस्टमेंट करो, ठीक है, सही है। लो भाई, तो कॉस्ट ऑफ न्यू फिर इधर निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू फिर क्या निकली, कॉस्ट ऑफ न्यू नई चीज, यही लड़ाई तो इसी में चल रही है। इधर देखो, कॉस्ट ऑफ ओल्ड, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड 50 है, प्लस कैश पेड है 60, तो कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी आई, तो हमें ये नया एसेट 110 में पड़ा है, चाहे उसके ऊपर 80 रुपए का टैग लगा होगा, हमें तो उसने लूट लिया, बर्बाद कर दिया उसने, ठीक है जी। बोले किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है, क्रेडिट साइड पे कितनी आ रही है जी, 10 रुपए, फिर भी गेन आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा जी, असल में गेन तो आता है पुराने एसेट के हिसाब से ना, पुराना एसेट जो है वो 40 रुपए की बुक वैल्यू रखता था, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो वो लगवा ही गया ना, ठीक है। तो इस वजह से वो कुछ ना कुछ गेन आ गया। छोड़े इस बात को, बस सिंपली आप ट्रांजैक्शन में बैलेंस फिगर निकालेंगे, गेन लॉस निकल आएगी, ठीक है। घर जाके सोचना हो तो सोच भी लेना इस पे जी। नेक्स्ट सिनेरियो देखें, ये याद रहेगा। अगर सवाल में फेयर वैल्यू ऑफ, आंखें ऐसे फाड़ी में, तुम्हें समझ आ रही है तुम्हें, अच्छा शुक्र है, मैं तुम्हें डरा दिया जैसे तुमने आंखें खोली हुई थी ऐसे। अच्छा, अगर सवाल में फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन होगी, हाइब्रिड के अंदर बच्चे जो बोल रहे हैं ना, फीमेल स्टूडेंट सेकंड रो में, ये फीमेल स्टूडेंट्स की वजह से बाकी क्लास डिस्टर्ब हो रही होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डिस्कशन करनी हो तो जब मैं खामोश हो जाऊं या जब क्लास खत्म हो तो आप डिस्कशन किया करें प्लीज, ठीक है जी। अगर सवाल में फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स गिवन हो तो आपने बाकी सब कुछ भूल जाना है
और ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू में प्लस कैश करके या माइनस कैश करके फेयर वैल्यू ऑफ ये कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालनी है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट सिनेरियो देखें जी। एग्जांपल 2, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड टू पास एंट्री। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट कितनी है जी? 500। अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं जी। स्टेप 1, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो गई है ना। स्टेप 1, एसेट अकाउंट में कॉस्ट ऑफ ओल्ड क्रेडिट कर दें, कितनी जी? 500, 500। स्टेप 2, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड एसेट। लो जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 350। ये निकाल कर सवाल दिए ताकि आप इसमें ना उलझें और नया कॉन्सेप्ट समझें बस। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश पेड है जी, कैश पेड सवाल में लिखा हुआ कैश पेड, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 600 रुपए से। ठीक है जी। स्टेप 4, एसेट अकाउंट में आने वाले एसेट की कॉस्ट को डेबिट करना है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ न्यू को एसेट अकाउंट में डेबिट करना है। तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट ऑफ न्यू आती है। लड़ाई सारी इसी की चल रही है, ये सीख यही कॉन्सेप्ट रहे हैं। अब सवाल में जाकर देखा तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन ही नहीं है। ये वो सवाल है जो हम कल से कर रहे थे। जो पिछले तीनों सवाल हमने नहीं किए उनमें यही सवाल था। जैसे सबसे पहला सवाल कासिम वाला, हफीज सेंटर वाला, उसमें क्या लिखा हुआ था? इट बोर अ प्राइस लेवल ऑफ 50,000। तो हमने कॉस्ट ऑफ न्यू क्या ली थी? 50,000। यानी उस सवाल के अंदर पुराने की फेयर वैल्यू गिवन नहीं थी। ट्रेडिंग अलाउंस जो है वो फेयर वैल्यू नहीं होती। ट्रेडिंग अलाउंस जो है वो दुकानदार ने हमारे एसेट की वैल्यू लगाई है, वो फेयर वैल्यू भी लगा सकता है, वो ऊपर नीचे भी कर सकता है, जैसे उसने कर दिया था यहां। ठीक है ना? तो ट्रेडिंग अलाउंस क्या है? जो दुकानदार ने जितने भी पुराना एसेट रखा है हमारा, ठीक है, हो सकता है वो फेयर वैल्यू से ऊपर पे रख लिया, हो सकता है फेयर वैल्यू नीचे पे रखा, हो सकता है फेयर वैल्यू पे रखा। ठीक है ना? तो आपने उसको खुद से उसके साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग अलाउंस मींस जो पुराना एसेट उसने रखा है हमारा, कितने में रखा है वो बस लिखा होगा। ठीक है ना? वो फेयर वैल्यू ही होगी जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि वो फेयर वैल्यू के बराबर ही होगा। ठीक है ना? तो पहला सवाल कासिम वाला जो किया था उसमें क्या था? इट बोर अ प्राइस, चेक कर लो हैंडआउट देख लो, इट बोर अ प्राइस लेवल ऑफ 50,000। तो हमने क्या किया था? दूर क्या जाना, ये देखो, इट बोर अ प्राइस लेवल ऑफ 50,000। तो ये क्या है भाई? फेयर वैल्यू ही होती है जो एसेट के ऊपर प्राइस टैग लगा होता है। तो हमने कॉस्ट ऑफ न्यू में क्या लिया था? 50,000। या बाकी दोनों में तो उसने वैसे ही लफ्ज क्या इस्तेमाल कर लिया? कॉस्ट। उसने कहा टेंशन ही मुकाओ, है ही क्या? कॉस्ट। क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डाला जा सकता था, वो सिखाया जा रहा था आपको ना स्टार्ट के अंदर। तो पहले तीनों सवाल जो हमने किए थे इनके अंदर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू थी या कॉस्ट ही सीधी दे दी थी उन्होंने, इसलिए कोई टेंशन हमें नहीं हुई थी। ठीक है ना? लेकिन इस सवाल के अंदर आके हमें पता लगा कि नहीं, दुनिया में और भी मसले हैं। ठीक है, चलो, तो मसला कौन सा था वो पहले सवाल में बता दिया आपको। अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड दे दी जाए तो फिर ठटक के रुक जाना और उसको यूज करना फॉर डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ न्यू। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। पुराने की फेयर वैल्यू है गिवन? नहीं गिवन है। गिवन ही कौन सी है? नए। तो अगर नए की फेयर वैल्यू गिवन है तो भाई फिर सिंपल बात है, यही इसकी कॉस्ट है। ठीक है, इफ पहले लिख ले, पहले यहां पे कॉस्ट ऑफ न्यू क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ न्यू क्या बन गई? 800। जो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू है वही कॉस्ट ऑफ न्यू है, क्योंकि और तो कुछ हमें अवेलेबल नहीं है। ये सिंपल ट्रांजैक्शन है जो नॉर्मली जिस तरह से देखते हैं ना वो ट्रांजैक्शन ऐसी होती है। लेकिन आई कैप को ये नहीं पसंद, आई कैप को ये पसंद है। आई कैप पर्चे के अंदर सवाल एडजस्टमेंट एक्सचेंज की देता है, उसमें दोनों की फेयर वैल्यू देता है ताकि आप गलती से नए की फेयर वैल्यू को ऐड करें, डेबिट करें और वो गलत करके आपके नंबर काटें। लेकिन अब आपने उससे मार नहीं खानी है। अगर दोनों फेयर वैल्यूज गिवन होंगी तो आपने फिर उस सूरत में न्यू को इग्नोर करके ओल्ड को लेके प्लस कैश करना है। और अगर सिर्फ गिवन ही फेयर वैल्यू ऑफ न्यू होगी तो फिर, अच्छा सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन हो फिर तो वेव्स हैं, किल करनी है, मौजें मारनी है। ठीक है, आपको चाहिए कौन सी फेयर वैल्यू? ओल्ड की चाहिए। ठीक है ना? अच्छा लो भाई, गेन लॉस भी निकलवा ही दो ताकि फिर मैं एंड पे उसूल लिख लूं ऊपर जी। गेन है कितना? 50। ले लो, सही बता रहे हो? लो भाई बच्चों, कॉस्ट ऑफ न्यू फिर क्या निकली? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। मैं यहां पे 800 ही लिख दिया बस। ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहां पे उसूल लिखते हैं अब। इफ फेयर वैल्यू ऑफ only new asset is given, if fair value of only new asset is given, then cost of new क्या होगी जी? fair value of new। ये जी फॉर्मूला आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। स्कीनैरियो 2 में कॉस्ट क्या बन गई? 800। और स्कीनैरियो 1 में कॉस्ट निकाली थी माशाल्लाह ओल्ड की फेयर वैल्यू के अंदर ऐड करके। ठीक है जी, एक मिनट नहीं सर, पॉज करें।
ले जी, तीसरा सिनेरियो आया, सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो। फॉलोइंग कहता है रिलेशन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसिड कितनी है जी? कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसिड 300। नेक्स्ट जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड एसिड कितनी है जी? 250। फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन। सुकून नहीं होगा है? तो हम जो पढ़ के आए वो सिंपल दरमियान वाला सिनेरियो था। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही गिवन होती, चुप करके उसको कॉस्ट बना लेते थे। बचपन गुजर गया, 55 में आ गए। आई के आपको कौन सा पसंद है मैंने पहले ही बता दिया, पहले वाला, ठीक है। लेकिन हम तो तीनों सिनेरियोस पढ़ लेते हैं ना, ठीक है। अब जी दोनों नहीं गिवन, चले आखिर में क्या गिवन है? कैश पेड है, तो कैश पेड तो कैश के अकाउंट में क्रेडिट करो ना 500। अब मसला फिर वहीं पे है, मसला फिर वहीं पर है कि हम एसेट अकाउंट के अंदर जो कॉस्ट ऑफ न्यू हमने लेनी है वो क्या लें। तो ना तो पुराने की फेयर वैल्यू है कि हम उसके अंदर कैश एडजस्टमेंट करके ले लें, ना नए की फेयर वैल्यू है कि एज इट इज उसी को उठाकर ले लें। तो अब फिर एक चीज ऐसी है जो हमारे पास बहरहाल है, और वो है पुराने की बुक वैल्यू। क्या है जी? पुराने एसेट की बुक वैल्यू है कि नहीं हमारे पास? पुराने, ये कॉस्ट है और ये एक्यूमुलेटेड डेट। तो बुक वैल्यू क्या है, कैसे निकलती है जी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। कॉस्ट कितनी गिवन है जी? 300, एक्यूमुलेशन 250, तो बुक वैल्यू 50 आ गई, ठीक है ना। तो ये बुक वैल्यू तो हमारे पास पुराने एसेट की अवेलेबल है ना। तो स्टैंडर्ड ये कहता है अगर इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज नॉट गिवन, फिर क्या करो? देन पहले तो जगह बनाओ। अच्छा जी, if fair value of both assets is not given, then cost of new asset will be book value of old plus cash paid या माइनस अगर कैश रिसीव्ड। लो जी, तीसरा फॉर्मूला, तीसरा सिनेरियो भी आ गया। ठीक हो गया जी। तो इसको कलर कर देते हैं नीला सा। जी बच्चों, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कितना है जी? 50, और कैश पेड कितना है? 500। तो हमारे पास फिर कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी आ गई जी? 550। और बता दें जी, गेन है या लॉस है? ना गेन है ना लॉस है। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कमर्शियल सब्सटेंस लैग कर रही है। ये ऐसे ही है जैसे हम दोनों के पास एक जैसा मोबाइल था, सिर्फ कलर डिफरेंट था। तो मैंने कहा चल यार ये बदल लेते हैं, ताकि भाई देख के कहे यार हर महीने मोबाइल बदला था इन्होंने। फिर महीने बाद इस भाई के साथ बदल लिया, एक जैसा मॉडल, एक जैसा यूजेज, एक जैसा सब कुछ, मोबाइल में सिर्फ कलर चेंज है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? हम चीजें एक्सचेंज तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें किसी एक पार्टी को कोई नफा कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ये ट्रांजेक्शन जो है ये कमर्शियल सब्सटेंस लैग कर रहे हो, नॉर्मली कोई गेन कोई लॉस इस पे नहीं आना होता। ठीक है, तो ये जी पॉसिबल 3 सिनेरियोज हैं एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन में। अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट गिवन ना हो तो 3 सिचुएशंस बन सकती है। ये जो कह ले, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालने की 3 सिचुएशंस बन सकती हैं। अगर बुक वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड गिवन हो, या बुक वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू गिवन हो, हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश, नॉर्मली माइनस भी हो सकता है। ठीक है, सुन ले आगे। और अगर सवाल में सिर्फ न्यू की फेयर वैल्यू गिवन हो तो उसी को कॉस्ट कहेंगे, और अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो बुक वैल्यू ऑफ हो। किताबों के अंदर ना आपको 4 सिनेरियोज मिलेंगे, ये मैंने इनको 3 ही रख दिया है। 4 सिनेरियोज कैसे हैं वो किताबों के अंदर ये लिखा होता है, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन तो बुक वैल्यू, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश करो। फिर अगला सिनेरियो लिखा होता है, फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड इज गिवन तो फिर ओल्ड लो, फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन तो फिर न्यू लो। तो वो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड या फेयर वैल्यू ऑफ बोथ जो है उनको मैंने इकट्ठा कर दिया, बस ये किया। ठीक है ना, किताब में अगर कहीं 4 सिनेरियोज मिल जाए तो वो जी 4, ये पहले 2 को ही तोड़कर उन्होंने, पहले 1 को तोड़कर 2 किए होते हैं। ठीक है जी, ओनली ओल्ड की गिवन हो तो ओल्ड ही चाहिए, प्लस कैश अगर पेड, माइनस कैश अगर रिसीव। हमें तो चाहिए ओल्ड की बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू ना। अगर सिर्फ ओल्ड की दे दे तो बिस्मिल्लाह वही यूज करेंगे। न्यू अगर सिर्फ दे दे तो मजबूरी है न्यू भी करेंगे। दोनों में नहीं हो तब भी बुक फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड हमें चाहिए होती। अच्छा जी, अब होमवर्क वाले दोनों सवाल देख लो एक नजर, फिर छुट्टी करते हैं।
बेटा बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड निकालेंगे और अगर कैश पे किया है तो बुक वैल्यू में ऐड कर लेंगे, रिसीव किया तो माइनस कर देंगे। खामोश हो जाएं, छुट्टी लेट हो जाएगी, ठहर जाओ जी। तो बेटा रीवैल्यूएशन ना सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आता है, मैंने भी रीवैल्यूएशन पढ़ाया है, लेकिन फिर ऐसे चीजों के नाम क्यों लेते हो क्लास में, जैसे ये परेशान हो वो परेशान हो। पढ़ेंगे अभी 2-4 दिन में आ जाएगा इंशाल्लाह, तो सल्ली कराऊंगा इंशाल्लाह रीवैल्यूएशन, टेंशन ना ले। फिर भागोगे तुम, कहोगे बस करते फिर बस नहीं हो। सुने जी, खामोश रहें प्लीज। सबसे पहले होमवर्क के अंदर ये पास पेपर 9 चैप्टर 1 के अंदर जो है वो मौजूद है, पास पेपर 9 ही रहेगा, जो नया सवाल होगा वो एंड पे ऐड होगा, इसलिए पास पेपर 9 ही रहेगा। चैप्टर 1 का पास पेपर है, चैप्टर 1 है हमारा ये 16। इसमें पार्ट बी है, 3 ट्रांजैक्शंस गिवन है। अब तीनों ट्रांजैक्शंस के अंदर उसने रिक्वायर किया था, स्प्रिंग 18 के अंदर 6 नंबर का ये सवाल देकर उसने रिक्वायर किया था कंप्यूट गेन या लॉस। स्पेसिफाई नहीं किया था कैसे करना है, तो चाहे कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करके करो, चाहे जैसे करो, ये बिल्कुल सही है, हर तरह से हो सकता है। लेकिन मैंने रिक्वायरमेंट आज पिछली क्लास के अंदर लिखवा दी, पास जर्नल एंट्रीज टू कंप्यूट गेन एंड लॉस, यानी आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। तो मैंने माफी नहीं दी आपको, आईकेप ने ऑप्शन दिया हुआ था जैसे मर्जी करें, आपने घर से क्या करके लाना है, जर्नल एंट्रीज। अब ये तीनों एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है, जरा सुन लीजिए। होमवर्क पे आपका एसेट गिवन अप मतलब ओल्ड, एसेट गिवन का मतलब क्या है जी, ओल्ड, और एसेट रिसीव्ड ये न्यू, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखो जरा, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू, तीनों ट्रांजैक्शन में ओल्ड की फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड गिवन है, और एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी गिवन है, लेकिन ये एस्टिमेट्स हैं। ये क्या है जी, एस्टिमेट्स। अब आई के अपने सवाल, हमने सवाल कैसे किया हुआ था, एग्जांपल कैसे की, या दोनों की मैंने दे दी थी फेयर वैल्यू, या अगले में ओल्ड की मिस कर दी थी और सिर्फ न्यू की दे दी थी, या अगले में दोनों की ही मिस कर दी थी। इसने फेयर वैल्यू सब लिख दी है, अंग्रेजी में नीचे जाकर बताया कौन सी वाली रिलायबली मेजरेबल है, कौन सी नहीं है, तो वहां से हमने अंग्रेजी से अंदाजा लगाना है जो हमने सीखा। जैसे पहला केस, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल, जिसको हमने कहा था फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, तो ये पहला सिनेरियो है हमारा। सेकंड, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड यानी न्यू इज क्लियरली मोर एविडेंट। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू दोनों की अवेलेबल है, लेकिन जिसको कोरोबोरेट कर सकते हैं या यूं कह लें जिसका एविडेंस मिल सकता है, जो पक्की है, जरा एवं ही अंदाजा नहीं है, वो कौन सी है, न्यू। तो इसका मतलब ओल्ड की तो गिवन ना हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, ये अंग्रेजी उसने इस तरह से लिखी हुई थी, हमारा सिनेरियो 2, ठीक है। और तीसरा, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 3 फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल, ठीक है, दोनों की ही अवेलेबल नहीं है, तुम्हारा सिनेरियो 3 बन गया। तो ये तीनों की ट्रांजैक्शंस आपने करके, तीनों की एंट्रीज करके आनी है। एक सवाल हो गया, दूसरा ये भी होमवर्क में है, पास पेपर 10। जरा रिक्वायरमेंट पढ़ें, प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स, प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स, कौन कौन से, कॉस्ट यानी एसेट का अकाउंट बनाओ, लेकिन एसेट का नाम लिख लेना, एसेट का नाम है मशीन्स, तो मशीन का अकाउंट बनाना है कॉस्ट पे, अक्यूमुलेटेड एक्शन ऑफ मशीन का अकाउंट बनाना है, और अब ये नंबर 12 का सवाल आया हुआ, 12 नंबर का, ठीक है। ये नहीं कहना आपने इंट्रो में था, FAR 1 में था, ये सिलेबस चेंज होते रहते हैं, आपका रेलेवेंट सवाल है इस तरह का सवाल, बल्कि इससे कहीं आगे का सवाल अब आपका टेस्ट हो सकता है ना, ठीक है। तो ये बहरहाल सवाल आपके लेवल का, पास पेपर में पहुंच गए, जरा पढ़ के देखते हैं, अकाउंट्स तो आपको बनाने आते हैं, पढ़ के देखते हैं। अच्छा बेटा आप निकल जाए क्लास से, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, इसको निकाल रहा है क्लास से, तो पढ़ लेगा, इसको कोई चला जाए क्लास से। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, मेरे समझ नहीं आ रही तुम्हें साके, क्यों नहीं कह रहे थे कि जाओ, चल बैठ जाओ बेशरम। Following information is available in respect of machines of Akmal brother, the balances of cost and accumulated depreciation as on यकम जनवरी 17, year end 31 दिसंबर 17 है, यकम जनवरी 17 पे अभी सवाल पढ़ाऊंगा फिर तुम्हें दावा होगा कि नहीं मैंने पढ़ाना था, लाजमी था, ठीक है जी। तो ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, कितने कितने जी, 8 लाख और 3,33,000। तो आज पहली बार ऐसा देखा कि ओपनिंग भी स्टेटमेंट फॉर्म में हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, लिख लोगे ओपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अ मशीन एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 14 having book value of 31,935 on यकम जनवरी 17 was sold for 14,30 हाँ जी, क्या हुआ, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है क्योंकि अकोमोडेशन का बैलेंस अलग नजर आ रहा है, तो डिस्पोजल के वक्त एसेट की कॉस्ट चाहिए, पर सवाल में गिवन है बुक वैल्यू। जरा डेट भी देखना, ध्यान से देखना किस डेट की गिवन है, ठीक है। अच्छा अब
कॉस्ट ना हो, बुक वैल्यू हो, डेट ऑफ परचेज हो, निकाल सकते हो, सिखा दिया था। ठीक है, अच्छा एक चीज सिर्फ नई है, ये एंड पे बताता हूं, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का क्या करना है। कल इस पे 10 मिनट लगा के अच्छे से इंशाल्लाह समझाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन आज तो 10 मिनट नहीं है ना, आज तो आपका दिन है, आज तो आपने ट्राई करना है, तो सिर्फ एक जुगाड़ बता के भेज दूंगा, वो लगा के सवाल कर आना। कल इंशाल्लाह 10 मिनट इस एडजस्टमेंट पे लगेंगे हमारे, ठीक है। मैं आपको दोनों तरह से एग्जांपल में समझाऊंगा, फिर जो पसंद आया आपको ट्रीटमेंट वो कर लेना, वैसे वही करना जो मैं कहूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट नंबर 3, ये कॉस्ट करना क्या है, कॉस्ट डिस्पोजल का वो बता देता हूँ, जुगाड़ बता देता हूँ, ठीक है। नंबर 3 एडजस्टमेंट जरा पढ़ना, आप खुशी से आप जो है ना बिल्कुल दीवाने होने वाले हैं आप कि आप पासवर्ड के एडजस्टमेंट्स करके 8वें दिन ही आप पासवर्ड का सवाल करने के काबिल हो चुके हैं। ऑन यकम जुलाई 17 आ मखाइन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ऑन दैट डेट वाज एक्सचेंज फॉर अ न्यू। क्या मतलब, ये 40,000 पुरानी की फेयर वैल्यू दे दी उसने, आई कैप ने शरारत कर दी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड दे दी। अगली बात, आप क्या करते हैं पर्चे में अगर ये पॉइंट ना पढ़ा होता जो आज हमने 15-20 मिनट लगाए, द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू ये क्या है जी, कैश पेड। ये क्या है, कैश पेड। द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वाज 1 लाख। आप क्या कहते, लो जी नए की कॉस्ट आ गई, नए की फेयर वैल्यू, नए की कॉस्ट क्या है जी, नए की फेयर वैल्यू। जबकि अब आप पढ़ चुके हो सवाल में, अगर पुराने की फेयर वैल्यू देते तो नए की फेयर वैल्यू को चुप करके काटा लगाना है, और कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने के लिए आपने फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड पकड़नी है 40 प्लस कैश पेड है, बैंक या कैश एक ही बात होती है, कितना आ गया 120। कैसा है, एंजॉय किया ना इसे। अच्छा आगे आप सब कुछ कर लोगे। अब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का क्या करना है, इसके साथ फिलहाल लिख लो कि क्या करना है। बस आप लिखो, इस 5,000 को सेल प्रोसीड्स यानी 34,000 में से माइनस करेंगे। इस 5,000 को कल इंशाल्लाह इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे भी सही। कल मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए समझा के यही रूल आप खुद ही बताओगे हाँ ये सही है रूल, लेकिन फिलहाल लिख लो, जो करना है वो तो सीख लो ना। लिखो, इस 5,000 को सेल प्रोसीड्स यानी 34,000 में से माइनस करके नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री में इस्तेमाल करना है। जी क्या करोगे, इस 5,000 को सेल प्रोसीड यानी 34,000 में से नेट करके माइनस करके नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री में इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। यानी आप जो कैश क्रेडिट करोगे और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करोगे, वो 34,000 की बजाय कितने से करोगे, 29,000 से। 5,000 को सिरे से फिर इग्नोर कर दोगे, बस 29,000 आपका सेल प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।